हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। आप सभी का स्वागत है हिंदी नाथ के इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम लोग कुल करेंगे 125 प्रश्न। जहां पर ज़रूरत होगा वहां पर विकल्पों का व्याख्या भी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मई में जीआईसी, यूपी पीजीटी और जून में यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है। इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे एक बहुत बड़ा लंबी सीरीज चलाएंगे, जिसमें 125 प्रश्नों का होगा। ये सीरीज हम कोशिश करेंगे कि 125 प्रैक्टिस सेट हो, और जिसमें से ये पहला है, और लगातार हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो कमर कस लीजिए। और एक चीज़ और, पहला क्लास है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, एक OMR ले लीजिए। जैसे मैं पहला प्रश्न पढ़ूंगा, आपको उत्तर पता हो जाना चाहिए पहले प्रश्न का उत्तर कौन सा है। जैसे आपको पता चले ABCD में से है, वो आप गोला कर लीजिए। और मैं जैसे ये उत्तर बता दूं कि आपका C सही है कि B सही है, तो आप उसको सही या गलत कर लीजिए। तो मेरे साथ आप चलेंगे, एक रोज़ प्रैक्टिस सेट भी कर पाएंगे। और मार्केट में जितना भी प्रैक्टिस सेट आया है ना, वो सारे 125 प्रैक्टिस सेटों में इंक्लूड होंगे और मेरे द्वारा भी बनाए गए होंगे। ठीक है, तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया। आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? तो ये नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। किसने दिया है? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। विकल्प डी सही है। सुमन राजे ने भी आदिकाल को आधार काल कहा है। किसने कहा है? सुमन राजे ने भी कहा है। क्लियर? चलिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन है? यहाँ पर आपके सामने 4 ग्रंथ है, इनमें से बताना है कौन कौन से ग्रंथ शिव सिंह सरोज में गिनाए गए हैं। राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली या कवित्त रामायण। तो उसमें जो गिनाए गए हैं वो हैं राम सतसई पहला वाला, और कड़खा रामायण दूसरा वाला। तो पहला और दूसरा वाला सही है। विकल्प यहाँ पर सही होगा ए वाला। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं? क्या है? अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति कई बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका वो है देव। देव की ये पंक्ति है। और देव जाने जाते हैं, जैसे विलास विलास आप करके सुने होंगे, जैसे भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम में चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, इनकी और रचनाएं हैं। किसकी? देव की। रीतकालीन कवि मोतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। ललित ललाम क्या है? पिंगल ग्रंथ है, रस निरूपक ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बताऊं, अलंकार ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है ये? अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम क्या है? अलंकार ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उनकी कई रचनाएं, जैसे मंजरी जब आए, जैसे देव को हम लोगों ने देखा पिछले प्रश्न में कि जब विलास आएगा, जैसे भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, तो देव की रचना हो गई। और वैसे ही फूल मंजरी, रस श्रृंगार, और ये सब रचनाएं जो हैं ये हैं मतीराम की। ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं, और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? किस कवि के लिए कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो कहा है वेनी प्रवीण के लिए। किसके लिए? वेनी प्रवीण के लिए कहा है। विशल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। विशल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? पद्मावती। पद्मावती तो पद्मावत की नायिका है। राजमती, इंद्राणी या कमला? तो राजमती है। विकल्प बी सही है। और राजमती से रूट कर विशल देव रासो उड़ीसा चले जाते हैं। ये वाला चीज़ आप लोगों ने वाक्य पढ़ा होगा।
रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? क्या है? रत्नाकर जोपम कथा, ये जो रचना है वज्रयानी सिद्ध से है। किससे है? वज्रयानी सिद्ध से है। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, एक हीनयान शाखा, दूसरा महायान शाखा। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जानते हैं। किसे? हीनयान शाखा। क्लियर? इन सिद्धों में सबसे पुराने हैं सरहपा, मच्छंदरनाथ, कड़प्पा, गोरखनाथ। इनमें सबसे पुराने सिद्ध कौन है? तो सरहपा सबसे पुराने हैं। मच्छंदरनाथ जो हैं ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। और नाथों में एक नाथ है मच्छंदरनाथ। ठीक है, जो 9 नाथ हैं उनमें से एक है मच्छंदरनाथ। और सिद्धों में सबसे पुराने हैं सरहपा। ठीक है, गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। ज्यों तिरिया पिरह बसे, ज्यों तिरिया पिरह बसे, सूरत रहे पियु माही, ऐसे जग जग में रहे, गुरु को भूले नाही। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये हैं सहजोबाई की। किसकी हैं? सहजोबाई की। सहजोबाई निर्गुण काव्यधारा की संत कवयित्री हैं। क्या है? कवयित्री हैं निर्गुण काव्यधारा की। यह महात्मा चारण दास की शिष्या हैं। किसकी? चारण दास की शिष्या हैं। और ये क्या है? निर्गुण संत कवित्री हैं। ठीक है, सहजोबाई। तो इनकी पंक्ति है, एक बार और पढ़ते हैं हम लोग। ज्यों तिरिया पिरह बसे, सूरत रहे पियो माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? यह विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, विकल्प ए सही है। फूल मरै पै मरे न बासु, फूल फूल मरै पै मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये जायसी की है। किसकी पंक्ति है? फूल मरे पै मरे न बासु, ये जायसी की पंक्ति है। विकल्प डी सही है। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय कौन सा है? तो कौन सा है? सखी संप्रदाय। विकल्प बी यहाँ पर सही है। सखी संप्रदाय जो है वो स्वामी हरिदास दास द्वारा प्रवर्तित है। और इसी सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं इसे। और वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय की स्थापना की गई स्वामी हरिदास द्वारा। तो विकल्प यहाँ पर बी वाला सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं हित हरिवंश हैं। ठीक है, और निम्बार्क संप्रदाय के निम्बकाचार्य हैं। सबको लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो आप सुनते जाइए। ठीक है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश और निम्बार्क संप्रदाय के निम्बकाचार्य हैं। चलिए, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कौन सी कृति नहीं है? वर्षा विनोद है क्या? वर्षा विनोद है, बिल्कुल सही है, वर्षा विनोद है। और गीत गोविंदानंद भी है, वेणु गीत, ये तीनों रचनाएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हैं। और जो पायस पयोनिधि है, पायस पयोनिधि गोविंद गिल्लाबाई की रचना है। गोविंद गिल्लाबाई की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें बताना है सही है? यहाँ पर पहला नंबर है इतिवृत्तात्मकता, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है, ये एक नंबर हो गया। और दूसरा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है।
तो द्विवेदी युग के संबंध में जो कथन है, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है, ये तो सही है। और दूसरा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता की मुख्य स्वर रहा है, ये दोनों सही है। तो विकल्प यहाँ पर होंगे सी। कौन सा सही होगा? सी होगा। चलिए, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? कामायनी के संदर्भ में ये कथन जो है वो किसका है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का है। विकल्प बी सही है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इसमें 15 सर्ग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? नागार्जुन का नहीं है, इनका जो मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र है, और इनका काव्य संग्रह नहीं है। कौन? युग की गंगा, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, इनमें से कौन सी है जो नागार्जुन की नहीं है? तो युग धारा नागार्जुन की रचना है, प्यासी पथराई आंखें ये भी नागार्जुन का है, तुमने कहा था, तुमने कहा था ये भी नागार्जुन का काव्य संग्रह है। युग की धारा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। किसका है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। क्लियर? तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। चलिए, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है, ये उक्त कथन जो है ये किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? ये है कुंवर नारायण का। एक बार और पढ़ते हैं। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ये तीसरे सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण। 1959 में प्रकाशन हुआ तीसरे सप्तक का। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? एक दिन बोलेंगे पेड़ जो है ये राजेश जोशी का है। किसका है? राजेश जोशी का। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ये जोशी की काव्य संग्रह है। और चलिए, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन सा रचनाकार है? पहले तो ये जान लो, प्रेम सागर जो है ये लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना है। लाल चंद्रिका भी लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना है। और ये जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। क्लियर है? और रानी केतकी की कहानी जो है ये मुंशी ईसा अल्लाह खां का है। मुंशी ईसा अल्लाह खां का है। और नचिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र का है। तो सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज के से संबंधित हैं। तो विकल्प सी जो है वो सही है। मुंशी ईसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, जिसे उदय भानचरित के नाम से भी जाना जाता है, जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव रचित नहीं है। ठीक है, पहले तो ये जान लो सभी जो है प्रहसन है, और जीपी श्रीवास्तव का इनमें से कौन सा नहीं है? तो उलट फेर जीपी श्रीवास्तव की रचना है, प्रहसन है। दुमदार आदमी है और मर्दानी औरत है, ये तीनों है। लकड़ धोंधो जो है ये जीपी श्रीवास्तव का नहीं है, बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित है। किसके द्वारा? बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित है। क्या? लवण धोधो। तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? दुर्गा जो है एकांकी है, इसके रचनाकार की अगर हम लोग बात करें तो इसके रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। कौन है? उदय शंकर भट्ट। इनके और भी एकांकी हैं, जैसे एक ही कब्र में 10,000, नेता 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद्र, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया, धूम शिखा है। ठीक है, बहुत सारा है, लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आगे चलते हैं। हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है?
सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप आगे अभी 75 बार मिलने वाला है मेरे सामने। ठीक है। तिलस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? बाबू देवकी नंदन खत्री हैं जो। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, ये इनकी रचनाएं हैं। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में लिखा गया है कि उपन्यास का मोटापा, पूछ सकता है कथन, उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह की पंक्ति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यास हैं? किस धारा के उपन्यास हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये इनके उपन्यास हैं। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये कहानी संग्रह किसका है? तो ये कहानी संग्रह है अनिल यादव का। किसका? अनिल यादव का। फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, ये ज्ञान रंजन के कहानी संग्रह हैं। ये सब कौन कौन अभी बोले हम? फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, ये सब ज्ञान रंजन के हैं। बाकी नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, यह कहानी संग्रह अनिल यादव का है। अंधेरे हैं दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? किस कहानी से है प्रसाद के? तो आकाशदीप से है। अंधेरे हैं दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप की है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। किसका है? रामविलास शर्मा का है। ये मार्क्सवादी आलोचक हैं रामविलास शर्मा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, पहले जान लो। और किस निबंध संग्रह में यह संकलित है? तो ये कल्पलता में है, संकलित है। किस में? कल्पलता में संकलित है। और कल्पलता जो है यह इसका प्रकाशन या संकलन किया गया 1951 ईस्वी में। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आलोक पर्व, साहित्य सहचर, इनके बहुत सारे रचना हैं। विचार और वितर्क भी है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गत, हीनता, परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, इतना याद होना चाहिए। ये पहली लाइन। ठीक है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? मार्क्सवादी समीक्षक कौन है हिंदी के? शुक्ल हैं डॉक्टर नागेंद्र नामवर सिंह या फिर नंदुलारे वाजपेयी। ये हैं नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह हैं। विकल्प सी सही है। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। ठीक है, और जैसे प्रभा खेतान है, प्रभा के खेतान का जो आत्मकथा है अन्या से अनन्या तक, अन्या से अनन्या। और मैत्री पुष्पा जो हैं कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे इनका है। गुड़िया भी, तो गुड़िया भी एक है मैत्री पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा जो है ये किसका है?
मैत्री पुष्पा की, अभी ऊपर ही आया। कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भी, तो गुड़िया देखिए कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में प्रकाशित हुआ पहला भाग, और दूसरा भाग गुड़िया भी तो गुड़िया 2008 में। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मैत्री पुष्पा की, ठीक है, उसी से क्लियर हो गया। निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋण जल धन जल क्या है? रिपोर्ताज है। ऋण जल धन जल क्या है? रिपोर्ताज है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है बच्चन जी का, हरिवंश राय बच्चन का। हमारा मसीहा जीवनी है, ये एलटी ग्रेड में पूछा था। हमारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की, और विष्णु प्रभाकर ने इसे लिखा है। जूठन जो है ये संस्मरण नहीं है, आत्मकथा है, आत्मकथा है जूठन। और किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, वाल्मीकि का। क्लियर? और इसका रचना जो है 1997 में है। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? ये पूछ रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। और ये जो सुधा चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है? पुत्री। क्या है? पुत्री है। तो उन्होंने लिखा है। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है? क्या गोरी क्या सांवरी जो हैं ये सत्येंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है। विकल्प ए यहाँ पर सही है। अच्छा, यहाँ पे है शांति प्रिय द्विवेदी, इनकी एक स्मृति है, स्मृतियाँ और कृतियाँ। लिखूँगा तो समय लगेगा, आप कमेंट करके बताइए क्या मैं लिखा करूँ या फिर मैं बोल के आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी का है जंजीरें और दीवारें। ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई। ठीक है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? इसमें विधा बताना है, कौन सी विधा है। तो ये बता दें हम आपको, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, ये इसकी विधा संस्मरण है। और किसकी रचना है? अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए। अमृतलाल नागर द्वारा रचित है, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, इस ये विधा जो है संस्मरण है। क्लियर? बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार हैं। बोलती प्रतिमा जो है इसके बोलती प्रतिमा सबसे पहले जान लो 1937 में लिखा गया, और किसके द्वारा? श्री राम शर्मा द्वारा। और ये पूछा भी है, तो विकल्प यहाँ पर बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? अतीत के चलचित्र जो है, तो सबसे पहले जान लो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, एक प्रश्न। और दूसरा विधा पूछ रहा है इसमें, तो विधा कौन सा होगा? विधा है रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र है। मेरा परिवार स्मृति की रेखाएं भी रेखा चित्र है इनका, महादेवी वर्मा का। सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? तो पहले तो जान लो ये यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, और इसके लेखक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विकल्प डी सही है। क्लियर? इनके और भी यात्रा हैं, जैसे लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। पहले क्लियर हो गया, तिब्बत की सीमा पर राहुल सांकृत्यायन की रचना है। और विधा इसमें पूछ रहा है
तो विधा कौन सा है? यात्रावृत्त है। क्या है? यात्रावृत्त है। इनको घुमक्कड़ कवि कहा जाता है, लेखक कहा जाता है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी एक रचना भी है। मेरी तिब्बत यात्रा है, किन्नड़ देश में है। यात्रा के पन्ने भी हैं। ये सब यात्रा साहित्य हैं। चलिए, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कविता मनुष्य के स्वार्थ संबंधों से के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। निखर सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको और चौड़ाई बढ़ाते हैं और इसकी पारदर्शिता। हाँ ठीक है। तो ये पंक्ति थी, निरख सखी ए रंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये कौन सा गुण है? इसमें गुण पूछा हुआ है, कौन सा गुण है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नहीं, हाँ, ये गुण है कि दोष है? तो माधुर्य गुण है इसमें। क्या है? माधुर्य गुण है इसमें। समाज की अधिकता ओज कहलाती है। समाज की अधिकता ओज कहलाती है। यह किसका कथन है? ओजस ओजस्मास भूयस्त्वम। ये है आपका वामन का। किसकी पंक्ति है? वामन की पंक्ति है। बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया गया है? तो सबसे पहले जान लो, ये पद्माकर की पंक्ति है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये लक्षणा से लिया गया है, लक्षणा से ग्रहण किया जा सकता है। और इसमें पद्माकर द्वारा बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। वे लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग में सिद्धस्त कवि थे। कौन? पद्माकर। कबहुक हो यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल, कृपा ते संत सुभाव गहओंगे। पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें जो है शांत रस है। विकल्प डी सही है। बरावे छंद है, बरावे छंद है। कैसा छंद है बरावे? तो बरावे अर्ध सम्मात्रिक छंद है। 12 और 7, उसके विषम चरण में 12 मात्राएं, सम चरण में 7 मात्राएं, और एक पंक्ति में कुल 19 मात्रा होता है। ठीक है। गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका छंद के एक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 26 होती हैं। ठीक है, 26 होती हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इसमें अलंकार की बात करें हम लोग तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, क आया इसमें एक वर्ड, क आया एक वर्ड, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है? बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं ऐसी पंक्तियों को। इनमें से कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार है इसमें। जब एक शब्द का अलग अलग अर्थ हो, एक शब्द का अलग अलग, देखिए यहाँ पर 3 बार पानी आया है और तीनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे मनुष्य, मानव के ऊपर जो पानी चढ़ता है, ठीक है, मनुष्य का पानी अलग अलग समय पे अलग अलग हो जाता है, और एक चूने में मिलाया जाने वाला पानी, इस तरह से तीनों पानी का अर्थ अलग अलग है।
जैसे मोती के संबंध में पानी का तात्पर्य उसके चमक से है, ठीक है, जैसे मोती का पानी इस पे चढ़ गया है। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? प्राचीनतम भारतीय भाषा की बात करें तो वैदिक संस्कृति है, संस्कृत है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह कौन सा है? वो है लिरि। कौन सा है? लिरि। इसे भारत सरकार ने नहीं शामिल किया है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? हार्नले। हार्नले ने किया। कब? 1880 में, ठीक है। इन्होंने आधुनिक भारतीय भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया था। आधुनिक अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन की बात करें तो पंचम अक्षर के होते हैं। कौन से अक्षर के? पंचम अक्षर के। जैसे अंगा हो गया, इया हो गया, ड़ हो गया, म हो गया, न हो गया, जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से हो। निम्न विकल्पों में से कौन भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है? भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन नहीं है? तो रुलाई, अध्यापन, सामाजिकता, छोटा। छोटा नहीं है, छोटा भाववाचक संज्ञा छूटपन होगा। अगर इसका भाववाचक बनाया जाए तो छूटपन होगा। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? किस टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? इसमें पर का मतलब अधिकरण मत ले लीजिएगा आप, क्योंकि टेलीफोन पर बात की है। पर का मतलब यहाँ पर होगा से, ठीक है। इसका अर्थ देखेंगे तो से, टेलीफोन से बात करूँगा, ठीक है। तो ये पर का मतलब यहाँ पर से है, टेलीफोन के द्वारा, ठीक। तो विकल्प यहाँ पर डी वाला सही होगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन है? जवाब, गुलाब, हिसाब या फिर शराब। कौन है इसमें स्त्रीलिंग शब्द? तो शराब, ठीक है। शराब स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कहा जाए उसका जवाब, ठीक है, ठीक है। उसने गुलाब, जैसे उसका गुलाब, ठीक है, उसका हिसाब, लेकिन वहाँ की शराब होगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो शराब जो है स्त्रीलिंग है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है। चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़ियाँ उड़ गई, चिड़ियाएँ उड़ गई, ठीक है, चिड़ियाँ उड़ गई। तो इसमें से क्या होगा? कौन सा आपका सही होगा? तो चिड़ियाँ उड़ गई, विकल्प डी वाला सही होगा, ठीक है। चिड़िया उड़ गई एक वचन हो जाएगा चिड़िया, चिड़िए नहीं होता है, इसका बहुवचन जो होता है चिड़ियाँ होता है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तत्, टीका, इसका संधि क्या होगा? तत्, टीका, इसका हो जाएगा तटिका। विकल्प बी वाला सही होगा यहाँ पर। क्लियर? निम्न में से, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है इसमें, ठीक है। निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो चंद्रशेखर है, चक्रपाणी है, चंद्रकांति भी है, राजपुरुष नहीं है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख, अच्छा, यहाँ पर जैसे चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात विष्णु हो गए। चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में बात करें तो कर्मधारय समास है, ठीक है। चंद्र के समान मुख जिसका है, और पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य
विशेषण और विशेष से होता है, इसमें उपमेय या उपमान का संबंध होता है, कर्मधारय समास यहाँ पर होता है। ठीक है, तो चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में कर्मधारय समास है, चंद्र के समान मुख। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चरण में प्रत्यय की अगर हम लोग बात करें तो चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चरण में जो है अन प्रत्यय है। ठीक है, अन प्रत्यय लगा हुआ है, ये न ही है और ठीक है, तो चरण में अन प्रत्यय लगा हुआ है, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द योगरूढ़ कोटि का है। एक शब्द योगरूढ़ कोटि का है, वो कौन है? तो हम लोग जानते हैं जो बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त होते हैं शब्द, वो योगरूढ़ शब्द ही होते हैं। तो यहाँ पर जलज जो है वो योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, लंबोदर भी है, पंकज भी है योगरूढ़ शब्द। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? अशुद्ध युग्म बताइए। सौदागर फारसी भाषा का है, समन अंग्रेजी भाषा का है, आलमारी तुर्की शब्द है, या फिर किताब अरबी है। इनमें कौन सा सही है? तो बताएं। सभी सही हैं एक को छोड़ के। सौदागर फारसी है, समन अंग्रेजी है, आलमारी तुर्की न होकर पुर्तगाली है। क्या है? पुर्तगाली है, और ये पूछा गया था अभी बहुत जल्दी एग्जाम में। किताब जो है अरबी भाषा का शब्द है। क्लियर? तो विकल्प सी वाला यहाँ पर सही है। खादी खादी शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। खादी खादी युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प जो है वो कौन सा है? तो एक खादी का मतलब कवच होता है और एक खादी का मतलब काटिला। ठीक है, कटिला। तो विकल्प यहाँ पर बी वाला सही है। और ऐसे ही चाबुक का अर्थ होगा आपका कोड़ा, कोड़ा जो बरसाया जाता है, मारा जाता है जिससे। और नया मतलब कोरा या नया। खाना का मतलब जो जानते हैं खाद्य सामग्री या खाद्य, और उर्वरक का मतलब होता है खाद। ठीक है, ये अंतर है। चलिए, शाखा मृग पर्यायवाची है। शाखा मृग पर्यायवाची है किसका? ये बंदर का पर्यायवाची है, विकल्प बी सही है। ठीक है, मोर मयूर का पर्यायवाची हो गया। शेर का होता है केसरी, शार्दूल, व्याघ्र, मृगपति, मृगेंद्र, केहरी, ये शेर का पर्यायवाची हो गया। बिल्ली का जो होता है मरजारी, बिलया, पूतिका, बिलाव। ठीक है, मोर का बताए हैं मयूर, सीखी, मेहप्रिय, सीतापंखा, शिखंडी, कलाप कलाप। तो विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म, असंगत को गोला करिएगा पहले। असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म की अगर हम लोग बात कर लें तो ऊंट का ऊँटनी होगा, सही है। प्राचीन का अर्वाचीन होगा। सूर का भीरू होगा, सूर का क्या होगा? भीड़ू होगा। सांड का सांडनी नहीं होगा, गाय होगा। क्या होगा? गाय होगा। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है, वो असंगत युग्म है। अनुरक्त शब्द का विलोम बताइए। अनुरक्त शब्द का विलोम की अगर हम लोग बात करें तो अनुरक्त का विलोम हो जाएगा विरक्त, विकल्प ए सही है। अनुराग का जो है विराग, अनुराग का क्या होता है? विराग। अनुकूल का प्रतिकूल, और ग्रहण का त्याज, ग्रहण का त्याज होता है। तो अनुरक्त का विरक्त। एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है उसी को बताना है। आपकी राय से यह काम जरूरी है, आपकी राय से यह काम जरूरी है। वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। काम जरूरी है तो राय नहीं देखा जाएगा। ठीक है, आपकी राय, आपकी राय होना चाहिए। तो विकल्प ए वाला सही नहीं है। वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, विकल्प बी जो है ये वाला वाक्य, वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, सही है। भारत कश्मीर से लगा कर कन्याकुमारी तक फैला है। भारत कश्मीर से लगा कर कन्याकुमारी तक फैला है, और उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो यहाँ पर कन्याकुमारी तक फैली है,
फैला नहीं है, फैली है। और एकत्रित कर ली है, खरीद ली है होना चाहिए। तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द देखना है। कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार या फिर परिस परिशिष्ट, इनमें से कौन सा होगा? तो जो परिशिष्ट है, परिशिष्ट सही नहीं लिखा गया है। इसको अगर लिखा जाएगा तो हो जाएगा परिशिष्ट। ठीक है, ट होगा, ठ नहीं होगा, और बाकी सब सही है। ठीक है, कैलाश, तिरस्कार और पुरस्कार की वर्तनी सही है। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, अगर इसका बनाए मैं आदर नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, आदर नहीं होगा, सादर होगा। ठीक है, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, तो विकल्प यहाँ पर डी वाला सही होगा। ठीक है, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, सादर के साथ सही की कोई ज़रूरत नहीं। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अचिंत्य होगा, विकल्प ए सही है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंत्य होगा, विकल्प ए सही है। अनुपम का अर्थ है, अनुपम का अर्थ क्या है? तो अनुपम का अर्थ जिसकी उपमा न की जा सके, जिसकी उपमा न की जा सके उसे अनुपम कहेंगे हम लोग। ठीक है, और जिससे तुलना की जाए, उपमान क्या होगा? जिससे तुलना की जाए। ठीक है, उपमा दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर मापना या तौलना, ये उपमा हो जाएगा। जिसकी उपमा दी जा सके उसे उपमेय कहेंगे। जिसमें जानने की इच्छा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु होगा, जिज्ञासु होगा, विकल्प डी सही है। ठीक है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय बोलेंगे। अजेय, जो जीता ना जा सके, और जलचर, जो जल में निवास करता हो। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति कौन सा है? स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, तो ओछे की प्रीत बालू की भीति होगा। ठीक है, इस पे समय नहीं हम लोग बेकार करेंगे। ओछे की प्रीत बालू की भीत होगा। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है। चलिए, अंधियारा मिटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंधियारा मिटना मुहावरे का सही अर्थ है अज्ञानता समाप्त हो जाना, अज्ञानता समाप्त हो जाना। आसान आसान क्वेश्चन है। न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? असंभव कार्य। ठीक है, असंभव कार्य। दूतवाक्यम कृति के रचनाकार हैं। दूतवाक्यम कृति के जो रचनाकार हैं वो कौन है? भाष्य हैं। ठीक है, भाष्य ने कुल 13 नाटक लिखे हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे। अभिषेक नाटक पहला है, मध्यम व्योम है, प्रतिज्ञा योगंधरायण है, अविमारक है, प्रतिमा नाटकम है, दूतवाक्यम है, स्वप्रमास दत्तम है, और दरिद्र चारुदत्त है, कर्णभार है, दूत घटोत्कच है, पंचरात्रम है, उर्भंग है, बालचरित है। ये 13 नाटक हैं जो किसके हैं? भास के हैं। नैषधीय चरित किसकी रचना है? नैषधीय चरित की बात करें तो श्रीहर्ष की रचना है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। भवभूति का मूल नाम क्या है? बताइए भाई, भवभूति का मूल नाम जो है ये श्रीकंठ है। ठीक है, इनके द्वारा 3 नाटक लिखे गए, मालती माधव, मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। ठीक है, तो ये 3 नाटक जो हैं ये श्री भवभूति के हैं। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा का संधि भेद क्या होगा?
पितृधन आज्ञा होगा, संधि विच्छेद इसका। इसमें तो पहले बता दें यण संधि है, यण संधि है और पितृधन आज्ञा होगा। ठीक है, पितृधन आज्ञा विकल्प बी सही है, यण संधि है। स्वत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा, स्वत्यस्तु का संधि विच्छेद की बात करें हम लोग तो स्वास्थ्य धन अस्तु होगा, विकल्प ए सही है। ठीक है, यहाँ पर यण संधि होगी क्योंकि ई या ई के पश्चात ई या ई को छोड़कर अन्य कोई अवर्ण स्वर हो तो वहाँ पर यह हो जाता है, ई को एड़च सूत्र से होगा। चलिए, निम्नलिखित में से समासोक्ति निम्नलिखित में से समासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? उपकृष्णम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। उपकृष्णम में कौन सा समास है? तत्पुरुषम। जब ऊपर लग गया तो यहाँ पे अव्ययी भाव हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, तत्पुरुष हुआ ही नहीं। महादेव कर्णधारय हो गया, महा जब आ गया तो कर्मधारय हो गया। ठीक है, और पुष्प गंधा बहुव्रीहि और सुकब कम द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, गलत पूछा था, एक गलत मिल गया इसीलिए अन्य को। ठीक है, अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप क्या होगा? अस्मद का प्रथमा विभक्ति और द्विवचन का रूप की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? अवाम होगा। क्या होगा? अवाम होगा, विकल्प ए सही है। अब जाइए आप रूप याद करिए अस्मद का, वहाँ से क्लियर होगा ये। ठीक है, और जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है अगर बात करें तो एक वचन है जगत शब्द रूप, पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप है। अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? तो तिष्ठेतु होगा, तिष्ठेयुः होगा, तिष्ठेयुः, विकल्प ए यहाँ पर सही है। तो इसमें अगर पठ का कहें हम लोग विधिलिंग लगा प्रथमा पुरुष बहुवचन में तो पठेयु होता है, और जैसे पठेत पठिताम पठेयुः वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा तिष्ठेयुः। रामेण वारेण हतो बलि इत्यत्र साधकं करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते? कर्ता की क्रिया में जो अत्यधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कहते हैं। तो बाण जो होगा वो करण का सबसे ज़्यादा सहायक होगा, बाण से हो रहा है तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा तो वही यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, रामेण वारेण हतो बलि इत्यं साधकम तम करणम इति सूत्र गतार्थता वारेण, वारेण इसमें क्या है? करण कारक। ठीक है, यहाँ पे करण कारक पूछा है। सज्जन पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद क्या होगा? सज्जन पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद की अगर हम लोग बात करें तो सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप से घृणा करता है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? तो हुए हैं 12वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है? कलिकाल सर्वज्ञ नाम से किसे जाना जाता है? हेमचंद को, हेमचंद को जाना जाता है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राजदरबार में रहते थे। इनका एक व्याकरण ग्रंथ है जो सिद्ध हेम के नाम से है, सिद्ध हेम। कबीर की कविता पंक्ति वाजन दे बजतरी कली ककुही
जनिछेड़ में बाजंतरी शब्द का क्या अर्थ है? बाजंतरी शब्द का अर्थ है वीणा। विकल्प सी सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलुक दास की नहीं है? देखिए नहीं को यहाँ पे मार्क कर लेंगे, मलुक दास की नहीं है। क्या ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान समुद्र या भक्ति विवेक? तो यहाँ पे ज्ञान समुद्र जो है ये मलुक दास की रचना नहीं है। ठीक है, मलुक दास की नहीं है। बाकी ज्ञानबोध और रतन खान, भक्ति विवेक जो है मलुक दास की रचना है। ज्ञान समुद्र की बात करें तो सुंदर दास की रचना है। ठीक है। नागमती वियोग खंड में जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। नागमती वियोग में खंड में जायसी द्वारा रचित पंक्ति कौन कौन सी है ये बताना है आपको। तो नागमती वियोग खंड में रकत आंसू घुघुची बन बोई, रकत आंसू घुघुची बन बोई यानी कि सी वाला है एक। और डी वाले में अगर देखा जाए हम लोग, हृदय पैठ विरह कंटनंसा, डी वाला है। और ई वाला जो है हाँ, सहस सहस दुख एक एक सांसा, सहस सहस दुख एक एक सांसा, ये यानी कि सी, डी और ई, ये तीनों पंक्तियां नागमती वियोग खंड में जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। सूफी प्रेमाख्यान क्या नहीं है? श्याम सगाई। श्याम सगाई जो है सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। ये भक्ति काल के सगुण कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आता है। जबकि नूर मोहम्मद इंद्रावती जो है, इंद्रावती नूर मोहम्मद की यूसुफ जुलेखा जो है ये शेख निसार की है। हंस जवाहिर कासिम शाह की है। ठीक है, इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। ठीक है, चलिए। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसने कहा है? ये कहा है तुलसीदास जी ने। किसने? तुलसीदास जी ने कहा है। और एक चीज़, गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ है। गोरखनाथ के गुरु का नाम। शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ की संख्या कितनी मानी है? ग्रंथ की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है शुक्ल जी ने। और उनके नाम है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरहवे रामायण, बरहवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलाल नहचू और रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, 12 रचना है। भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती हैं? भ्रमर गीत में पदों में गोपियाँ उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती हैं? तो जोग सिखावत पांडे, जोग सिखावत पांडे के नाम से, और ज्ञान की महल, ज्ञान की महल नहीं है, और मधुकर मधु मतवारे, ये है सी वाला। और एक घोष बड़ो व्यापारी, और ये जो हैं ये तीनों के नाम से संबोधित करते हैं। जोग सिखावत पांडे, मधुकर मतवाले, घोष बड़ो व्यापारी। तो देखिए किस में है? ए, सी और डी। ए, सी और डी की बात करें हम लोग, सी वाले में। विकल्प सी यहाँ पर सही है। जो भ्रमर गीत है सूरदास द्वारा रचित, उसमें जो गोपियाँ हैं उद्धव को इन इन नामों से संबोधित करती हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, देखिए आ गया यहाँ पे। फाटक दय कर हाटक मांगत, उक्त पद में फाटक शब्द का अर्थ क्या है? तो अनाज फटकने के लिए निकलता हुआ कंदन, कदन जो है वो फाटक का अर्थ है। केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? केशवदास की रचना की बात करते हैं अगर हम लोग, तो मधवानल काम कंदला जो है ये आलम का है, रीतकालिक कवि हैं। और जो मदनाष्टक है ये रहीम का है।
जहांगीर जस चंद्रिका जो है ये केशव दास का है। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा था, विकल्प डी यानी कि यहाँ पर सही है। ठीक है, माधव वानल कामकंदला आलम का, मदनाष्टक रहीम का, जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की रचना है। प्रेम की पीर शुक्ल का यह कथन रीतकाल के किस कवि के संदर्भ में है? प्रेम का पीर जो है यह किसके संदर्भ में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए घनानंद के संदर्भ में है। आपको यहाँ पे लगेगा याद है, लेकिन आप थोड़ा सा भी चूके ना तो एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ऐसे प्रश्न गलती हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी आसान प्रश्न है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, यह मंतव्य किसका है? गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, यह मंतव्य जो है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। और रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन जो है ये किसका है? यह कथन की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और यहाँ पर जो गुप्त जी आया है, मतलब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैथिली शरण गुप्त, जो गुप्त यहाँ पे आया है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि भारत में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। कामायनी के बारे में उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ये जयशंकर प्रसाद की हैं। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया। जयशंकर प्रसाद जानते हैं छायावादी युग के कवि हैं, और कामायनी जो है इनकी प्रसिद्ध एक महाकाव्य है, 15 सर्ग हैं। पूछता है लगाने के लिए भी ये आ जाता है, जैसे चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। ये समय छायावाद के बारे में सही कथन है। छायावाद के बारे में अगर सही कथन की बात करें हम लोग तो रीतिवाद का विरोध नहीं करता छायावाद, अतिशय श्रृंगारिक कारण बनी, अतिशय श्रृंगारिक कारण बनी, आध्यात्मिक प्रेम रहस्यवाद रहा, सी वाला तो सही है, आध्यात्मिक प्रेम रहस्यवाद रहा, मानवतावादी दृष्टि से जन्म हुआ, मानवतावादी दृष्टि से जन्म हुआ। तो विकल्प जो है यहाँ जो छायावाद के बारे में बताना हम लोगों को, जो सही कथन है आध्यात्मिक प्रेम रहस्य रहा, इसका आध्यात्मिक प्रेम रहस्यवाद रहा, सही है। मानवतावादी दृष्टि से छायावाद का जन्म हुआ। ठीक है, मानवतावादी दृष्टि से छायावाद का जन्म हुआ। तो विकल्प यहाँ पर सी और डी होंगे, यानी कि सी और डी ए होगा। ठीक, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा छंद के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं, वो है पल्लव। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पे रश्मि जो है 1932, रश्मि, दीपशिखा है 1942, और निहार की बात करें तो 1930, और सांध्य गीत की बात करें तो 1936। अब इसी अनुसार लगा लीजिए, सबसे पहले कौन आएगा तो 1930 वाला आएगा। निहार किस में है? विकल्प सी में सही है, तो इसी तरह ये सही हो जाएगा। एक दो भी पता रहेगा तब भी आप इसको कर सकते हैं अगर ऐसा आया तो। छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कवि हैं। मुक्त छंद का प्रयोग छायावादी कवियों में सबसे पहले कौन किया? निराला किए। जूही की कली इनकी प्रसिद्ध कृति है इस संबंध में। और निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद भी कहा है।
निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना इनमें से कौन सी नहीं? हिम किरीटिनी है क्या? है। साहित्य देवता है, हिम तरंगिणी है। जो स्वर्णधूल है ये सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। स्वर्णधूल सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है। अभिकथन 1, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और मुंशी प्रेमचंद इसके अध्यक्ष भी रहे। और 1936 में पंथ ने युगांत रखा। तो ये दूसरा वाला जो है वो सही नहीं है, विकल्प ए यहाँ पर सही है और बी वाला जो है गलत है। सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रानंदन पंथ ने युगांत रखा था। इसी रचना के आधार पर छायावाद का अंत माना जाता है। युगांत पंथ की प्रगतिवादी कविता है। ठीक है, यही तो दोनों है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। कथन 1, नागार्जुन की कालिदास में शकुंतला दुष्यंत का उल्लेख है। कथन 2, साप भरा तन प्रजातंत्र दिनकर की है। नागार्जुन की कालिदास में शकुंतला दुष्यंत का उल्लेख है। दूसरा कथन है साप भरा तन प्रजातंत्र दिनकर की पंक्ति है। इन दोनों में बताना है। तो दोनों ये कथन जो हैं असत्य हैं, दोनों सही नहीं है। नागार्जुन की कविता में जो है कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें कविता की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है। रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में हुई। आत्माराम पांडुरंग ने किया, मुंबई में। ठीक है, और जो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई जैसे मद्रास में, कलकत्ता में, बम्बई में, वो हुआ था 1857 में। और 1835 में लॉर्ड मैकाले का जो अंग्रेजी शिक्षा नीति आई थी। और उसके बाद तिलक को सजा हुआ था 1908 में। और बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ। तिलक को सजा 1908 में 22 जुलाई 1908 को हुआ था एक्चुअली। और 6 साल के लिए इनको कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो बंग भंग और ये सभी आ गए। तो सबसे पहले कौन आएगा? देखिए, लॉर्ड मैकाले का जो अंग्रेजी शिक्षा नीति है सबसे पहले सी आ जाएगा। और उसके बाद विश्वविद्यालय स्थापना, आयु स्थापना। तो सी के बाद बी कहाँ पे जा रहा है? सी वाले में। उसके बाद प्रार्थना समाज, फिर बंग भंग और उसके बाद तिलक की सजा। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं, यह गद्य खंड किस आरंभिक गद्यकार का है? यह जो है यह सदल मिश्र का है। ठीक है, इनकी और रचना है जैसे नचिकेता उपाख्यान, रामचरित, हिंदी पर्सियन शब्दकोश। ठीक, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में सही विकल्प चुनिए। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में यहाँ पर कथन दिया नहीं है, तो विकल्प दे दिया है एक्चुअल में। तो मैं बता देता हूँ कथन के बारे में। जैसे भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन जो है 1880 में हुआ। प्रकाशन 1880 में हुआ। ठीक है, और इसमें एक पंक्ति है, जागो रे भाई, जागो रे भाई गीत है जो। और भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी इसे। तो भारत दुर्दशा के बारे में ये सब है। भारतेंदु द्वारा रचित ये जो है भारत दुर्दशा, ये 6 अंकों में है। 6 अंकों में है। ठीक है ना। इस नाटक को नाट्य रासक की संज्ञा दी गई है। क्लियर। और जागो रे भाई वाला गीत भी याद रखिएगा, प्रकाशन 1880 याद रखिएगा।
यहाँ पर मिसिंग हो गया है एक चीज़ और। 13 नंबर प्रश्न में अंधेरी नगरी नाटक के संबंध में सही चीज़ बताना है आपको। तो इसका प्रकाशन जो हुआ जान लो, प्रकाशन जो हुआ है 1881 में हुआ, ठीक। और ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है अंधेरी नगरी। कब? 1881 में। प्रहसन इसमें है, प्रहसन कुल 6 अंक हैं, ठीक है, प्रहसन, और भारतेंदु द्वारा रचित है, ठीक है। महंत गोवर्धन और एक नारायण दास, ये इसके पात्र हैं, ठीक है। चलिए, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों को लूटो। गोदान में यह कथन किसका है? गोदान में यह कथन धनिया का है। धनिया नायिका होती है इस गोदान उपन्यास की। प्रेमचंद द्वारा रचित है गोदान उपन्यास, प्रेमचंद द्वारा। जो इसमें होरी होता है, नायक है, प्रमुख पात्र है होरी। गोबर होरी और धनिया का पुत्र होता है। पत्रों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में लगाइए पात्रों को। तो भैरवी जो है, भैरवी ये बाण भट्ट की आत्मकथा से है, बाण भट्ट की आत्मकथा की पात्र है। और लीजा की बात करें हम लोग, तमस भीष्म साहनी द्वारा रचित है। और बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, ठीक है। बेला की अगर हम लोग बात करें तो राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल। सरस्वती की बात करें अगर हम लोग तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय का है। बंटी की बात करें तो झूठा सच यशपाल का है, ठीक है। अब देखिए, जो झूठा सच है यशपाल द्वारा रचित, ये 1960 में रचा गया, प्रकाशन हुआ। शेखर एक जीवनी की अगर हम लोग बात करें 1941 है, ठीक है। राग दरबारी 1968 है, बेला जिसकी पात्र है। तमस भीष्म साहनी द्वारा रचित 1973 है। और भैरवी जो है बाणभट्ट की आत्मकथा का है, की है 1946 है। तो सबसे पहले से बाद में लगाना है इसको, डी वाला पहले आ जाएगा क्योंकि 1941 है, डी वाला हम कह रहे हैं, डी वाला पहले आएगा, 1941 है, ठीक है। उसके बाद 1946, बी विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ई वाला 1960, 58, 59, 60, और सी वाला जो है 1968, और लास्ट में तमस 1973। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये 1957 में, ठीक है, गठित किया गया। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था। बुंदेली बोली उपबोलियाँ कौन सी है? बुंदेली बोली की उपबोलियों की अगर हम लोग बात कर लें, भदौरी, बनाफरी और खटोला। भदौरी, बनाफरी और खटोला जो है बुंदेली बोली की उपबोलियाँ हैं। प किस तरह की ध्वनि है? प की बात करें तो प जो है ये ओष्ठ ध्वनि होगी। प कैसी ध्वनि है? प फ ब भ म ओष्ठ ध्वनि है। और उसके बाद निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करिए। असंगत युग्म की अगर हम लोग बात करें तो कपड़ा सीला जा चुका, कपड़ा सीला जा चुकेगा अपूर्णता बोधक है। काम न किया जा सका व्यक्ति बोधक। पत्र फाड़ डाला जाएगा आवश्यकता बोधक। पत्र फाड़ डाला जाएगा आवश्यकता बोधक असंगत है। यह निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया है इसमें, तो विकल्प सी जो है ये सही है। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द है। व्यंजन संधि वाला शब्द इनमें से कौन है? दिगंबर।
ठीक है, दिगंबर, दिक धन अंबर होगा इसका, संधि विच्छेद दिक अंबर, ठीक है। र खर्च व्यर्थ, गोला बारूद, छूट भया, इनके समासों का सही क्रम लगाइए। समासों का अगर सही क्रम की अगर हम लोग बात करें तो जो राह खर्च है, जो राह खर्च है इसमें आएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष, ठीक है। और उसके बाद व्यर्थ है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, गोला बारूद द्वंद्व है, द्वंद्व, छूट भया की बात करें कर्म धारय, ठीक है। तो इस तरह से लगाना। तो सबसे पहले आएगा तत्पुरुष, उसके बाद अव्ययी भाव, तत्पुरुष के बाद अव्ययी भाव, विकल्प डी की तरफ जा रहा है, यानी कि डी सही है। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है सेना। मूल शब्द क्या है? सेना। रसीला बना हुआ है, धार्मिक धर्म से बना हुआ है, चमक से चमकीला बना हुआ है, मूल शब्द सेना है। सैनिक रहता तब अलग हो जाता बात। कर्ण शब्द का तद्भव रूप है, कर्ण का तद्भव रूप की अगर हम लोग बात करें तो कान होगा। कान का कान जो है तद्भव रूप है किसका? कर्ण का। कर्ण तत्सम है। और उसके बाद आँख नीची होना, मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? आँख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ है लज्जित होना, ठीक है। जब गुरु जी ने मुझसे मेरी गलती के बारे में पूछा तो मेरी तो आँख नीची हो गई, यानी मैं लज्जित हो गया। सब कुछ जानने वाला के लिए सटीक शब्द का चयन कीजिए। जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे। बुद्धिमान तथा ज्ञानवान असंगत है, ठीक है। ये सर्वत्र बुद्धिमान ज्ञानवान ये सब नहीं है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ होगा। तो ये रहे आपके 125 प्रश्न, और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग शुरू किए हैं 125 प्रश्नों वाली श्रृंखला। आप लोग साथ दीजिए, तो इसी तरह हम रोज़ लाते रहेंगे जब तक कि एग्ज़ाम हो ना जाए। और यकीन मानिए ये जो मैं करवा रहा हूँ पर डे, आप अगर इसको फेस करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कहीं पर OMR गलती भरने की संभावना नहीं रहेगी, और आप रोज़ एक ऐसे प्रैक्टिस सेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगा, और बहुत सारा मैं कराने वाला हूँ। 125 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ एग्ज़ाम तक आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।